हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो ऑप्शनल जिनका है वो दक्षिण पूर्व एशिया ले रखे हैं उनके लिए आज की क्लास में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आज का नोट्स होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आपके पेपर का मॉडल पेपर से, जो आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उसमें कुछ नए तौर तरीके से सिखाया जाएगा जो आपके बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि प्रश्न पत्र में। और पिछले अगर देखा है तो मॉडल पेपर अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं तो उससे भी आपका पेपर आपका रिलेटेड होता है, और सारे प्रश्न आपको इंक्लूड करके बताया जाता है कितने प्रश्न कितने नंबर का होता है, और कैसे करना है आपको मॉडल पेपर सॉल्व कैसे करना है, और किस तरीके से पेपर को देने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको निर्देश दिया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। और अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और मैं शुक्ला आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस चैनल में। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। आज की क्लास में कौन सा प्रश्न आया हुआ है, मॉडल पेपर आपका कैसा हुआ है, बना हुआ है, अच्छे से आप लोग देखिएगा वीडियो अंत तक। और दोस्तों चैनल में अगर हमारे पुराने छात्र छात्र हैं तो दूसरों को एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे बीए। यहाँ पे आपका देखा है बीए तृतीय वर्ष भूगोल। प्रश्न पत्र आपका है दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। टाइम आपका 3 घंटे का होता है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और आपका अंक 70 नंबर का होता है, आप लोग को पता ही है, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकली होता है। अच्छे से आप लोग को समझ में आता है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। फिर आपका खंड आ है। खंड आ से आपको 10 प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करने हैं। यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। पहले का फर्स्ट आता है म्यांमार में जल प्रवाह प्रणाली क्या है, यानी कि म्यांमार में जल प्रवाह प्रणाली के बारे में बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होगा, बहुत ही मज़ा आने वाली क्लासेस होगी। अच्छे से आप लोग देखिए वीडियो को, और मनपसंद अपने टॉपिक्स को कॉपी करिए और अच्छे से अपना टॉपिक तैयार करते रहिए। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ, यानी कि टॉपिक की तरफ, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। फर्स्ट आपका प्रश्न है जो म्यांमार में जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत है। आंसर में लिखना होगा आपको दोस्तों कि म्यांमार की सभी नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर प्रवाहित होती हैं। जो म्यांमार की जो नदियाँ हैं वो सभी क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर बहती हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ जो है वो इरावती हो गई, इरावदी, चिंदावनी, मालविन, खितांग, पवन, पूर्ली आदि हैं। इनकी मुख्य नदियाँ हैं ये इरावदी, चिंदावनी, मालविन, खितांग, पवन और पूर्ण, ये इनकी नदियाँ हैं। इरावदी महत्वपूर्ण नदियों में से उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर 2 शाखाओं में बहती हैं। पूर्वी शाखा नमई तथा पश्चिमी शाखा में मली, ये दोनों हैं, नमई शाखा और मली शाखा, दोनों मिलकर इरावदी कहलाती हैं। इसका प्रमुख सहायक चिंदबिन है और इसकी सहायक मणिपुर, यानी मणिपुर के यूपो में है, जो म्यांमार पे के उत्तर पूर्व शान पठार से सालबिन, उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर तनासरिम की ओर बहती हुई वर्तमान में गिरती हैं, और सितांग म्यांमार के दक्षिण मध्य में बहती हुई वर्तमान की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये इसकी जल प्रवाह प्रणाली है। दूसरा प्रश्न आता है आपका अन्नामाइट पठार की स्थिति के बारे में बताइए। तो ये अन्नामाइट पठार के बारे में लिखना होगा आपको आंसर में कि यह क्षेत्र मेकांग घाटी की ओर ढलुआ है। जो मेकांग घाटी की तरफ है उसकी तरफ ये घाटी जो ये पठार है वो ढलुआ टाइप में है। इसमें आपको ग्रेनाइट एवं अन्य रवेदार चट्टानों से निर्मित पर्वतीय भौम्य आकृति मिलती हैं। मोंग की कई सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर तक है। इस पठार के दक्षिणी भाग में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। धान और मक्का प्रमुख इसकी फसल है। फेनीत्यू तथा बेनिंग में टिन का उत्खनन होता है। यानी कि बात करें तो हम अन्नामाइट पठार से यहाँ पे आपको फेनीताऊ यानी कि फोनतियू तथा बोनिंग में टिन का उत्खनन होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से माना जाता है। उसके बाद में फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न,
काली यानी कि कालीमंतान क्या है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे प्रश्न को तो आप अचंभित होंगे थोड़ा सा कि ये सर प्रश्न कहाँ से आया है। तो प्रश्न आप लोग जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और ये आपका निचोड़ है कि आपके पेपर में किस तरीके से आपका लोग तैयार कर सकते हैं। तो आंसर में लिखेंगे आप लोग यहाँ पे कालीमांत क्या है, बोर्निया द्वीप। आप लोग सुनेंगे बोर्नियो द्वीप, यानी कि बोर्नियो द्वीप के 3/4 भाग पर हिंदेशिया का अधिकार है। हिंदेशिया की बात करें तो हमारा होता है इंडोनेशिया। हिंदेशिया का मतलब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ही हम हिंदेनेशिया यानी कि हिंदेशिया बोलते हैं। इसे जिसे हम कालीमंतान कहते हैं, यानी हिंदेशिया का अधिकार जिसे कहते हैं क्या हम लोग, कालीमंतान। इसका अधिकांश भाग अविकसित है। इसके उत्तरी भाग यानी उत्तरी मध्य भाग में पर्वतीय धरातल मिलता है और कालीमंतान का अधिकांश भाग समुद्री तल से 3,000 से 38,000 मीटर ऊंचा है। सुमात्रा की भांति कालीमंतान भी हिमानी युग के पश्चात सुंडा जैसे भूखंडों को निमज्जित है। उसके बाद फिर आपका चौथा प्रश्न है कि फिलीपींस में यातायात के साधन के बारे में बताइए। फिलीपींस में यानी कि बात करें तो चौथा प्रश्न है, फिलीपींस में विषयान सागर आंतरिक यानी कि विषयान सागर आंतरिक आवागमन के लिए प्रमुख जलमार्ग है। इसलिए राष्ट्रीय 502 यानी कि 502 म्यूनिसिपल बंदरगाह है। ल्यूजो में लगभग 1300 किलोमीटर रेल मार्ग है। अन्य द्वीपों में भी सड़क का विकास हुआ है। अब वायु मार्गों द्वारा नगर अधिक संबद्ध हैं। देश में कुल 162,000 किलोमीटर सड़कें हैं। मनीला के अतिरिक्त मैकतान, जिसे हम कहते हैं मैकतान यानी कि सीबू घाटी, और जैम्बो अक्ता यानी कि जैम्बो अक्ता पर भी प्रसिद्ध अड्डे हैं। तो ये आपके फिलीपींस के मुख्य साधन के बारे में यहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर 5वां नंबर आपका आता है थाईलैंड। आपका 5वां प्रश्न है कि थाईलैंड में खनिज संसाधन के बारे में बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका कि थाईलैंड के प्रमुख खनिजों में टिन यानी कि आपका जो इसका प्रमुख खनिज जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन सा है। इसमें आपका आता है टिन, और फिर आपका आता है वुल्फ्रान, जस्ता, सीसा, लोहा। इसे विशेष ये उल्लेखनीय है 2005 ईस्वी में यहाँ 68,000 टिन यानी कि 68,000 टन टिन और 17,000 टन वुल्फ्रान और 390,000 टन जस्ता, 65,000 टन सीसा तथा 50,000 टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। टिन के उत्पादन में यह हिंदेशिया और मलेशिया के बाद तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र माना गया है थाईलैंड। तो आप लोग को थाईलैंड के बारे में हमने बताया। ये सेक्शन ए का ये आपका प्रश्न है। अब आपका आता है इंडोनेशिया यानी कि इंडोनेशिया जिसे हिंदेशिया में कहते हैं। हिंदेशिया में औद्योगिक विकास हिंदेशिया में औद्योगिकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई। यहाँ सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण होने लगा। जावा में कुछ महत्वपूर्ण सरकारी उद्योग स्थापित किए गए, जिनमें उर्वरक, वस्त्र उद्योग, टायर निर्माण, बोरा, कागज, सीमेंट, चीनी, रबर, प्लास्टिक्स, रसायन, सिगरेट, विद्युतीय उद्योग यानी कि विद्युतीय उद्योग प्रमुख हैं। हिंदेशिया की औद्योगिक उत्पादन जो है मुख्य रूप से, जिसमें बुने वस्त्र अगर बात करें तो करोड़ में वो 2105 करोड़ यानी कि 2105 करोड़ बुने वस्त्र का उत्पादन हुआ। नाइट्रोजन उर्वरक में आपको 440 लाख टन और सीमेंट की बात करें तो 370 लाख टन, और वहीं पे कागज़ की बात करें हम तो आपका आता है 990,000 टन। और गन्ने की बात करें तो हम यहाँ पे गन्ने आपको 225 लाख टन गन्ने यहाँ पे उत्पन्न हुए थे इंडोनेशिया। ये 2019 और 18 की बायोग्राफी की बात करते हैं तो यानी कि ग्राफ की बात करते हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, वियतनाम के भौतिक यानी कि वियतनाम के भौगोलिक प्रदेशों के नाम बताइए। भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वियतनाम को निम्नलिखित 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला आपका टोकिंग बेसिन तथा डेल्टा प्रदेश यानी कि टोकिंग बेसिन तथा डेल्टा प्रदेश, ये पहला आता है। दूसरा अन्ना जो वियतनाम का है, अन्नाम प्रदेश जिसे कहते हैं हम अन्नाम प्रदेश। तीसरा
उसे हम मेकांग मैदानी तथा डेल्टा प्रदेश, मेकांग की जो मैदानी भाग है उसे हम डेल्टा प्रदेश बोलते हैं। ये सभी प्रदेश यूनान पठार तथा दक्षिणी चीन के क्रम में विस्तृत पर्वतों एवं पहाड़ियों द्वारा अलग किए गए हैं। तो ये आपका आ जाता है वियतनाम के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपका आता है मलेशिया के भौतिक प्रदेश। मलेशिया के बारे में हम बात करें तो 8वां नंबर आपका प्रश्न है, सॉरी 7वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है कि भौतिक प्रदेश 8वां प्रश्न है कि मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। जो मलेशिया हमारा है, मलेशिया जो देश है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जो एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण चीन सागर में दो भागों में विभाजित है। एक तो मलय प्रायद्वीप आता है और दूसरा जो मुख्य है भूमि के दृष्टि में जलडमरू मध्य और पूर्व तट में दक्षिण चीन सागर है। देश का दूसरा हिस्सा जिसे कभी कभी पूर्व मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी चीन सागर में बोर्निया द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और मलय प्रायद्वीप में स्थित जिसे हम कहते हैं कुआलालंपुर देश की राजधानी, यानी कि कुआलालंपुर देश की राजधानी है। मलेशिया की जो राजधानी है प्रायद्वीप मलयद्वीप का मलय प्रायद्वीप की स्थिति में है, वो आपका क्या है, कुआलालंपुर देश की राजधानी। ये आपका आता है मलेशिया। फिर आपका 9वां प्रश्न है जावा के प्राकृतिक विभाग। जावा के प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? यह भी आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जावा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब जावा के प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं दोस्तों? जावा का अधिकांश भाग तथा पर्वतीय है। जो जावा का अधिकांश भाग है वो पठारी और पर्वतीय है। इस द्वीप का मेरुदंड मोड़दार श्रेणियों तथा ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा निर्मित है। अतः जावा में उत्तर से दक्षिण 5 प्राकृतिक विभाग मिलते हैं। कौन कौन से 5 विभाग हैं? पहला तो आपका आता है इसमें दोस्तों उत्तर में समुद्र तटीय मैदान। उत्तर में आपको समुद्र तटीय मैदान मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपका दूसरा आता है चूना पत्थर निर्मित उत्तरी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र। जो चूना पत्थर होता है उस पर आपको मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे। तीसरा आपका आता है इसमें मध्यवर्ती ज्वालामुखी एवं मोड़दार पर्वत क्रम। फिर चौथा आपका आता है चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर निर्मित दक्षिणी विदीर्ण पत्थर, यानी कि विदीर्ण पठार। 5वां नंबर आपका आता है दक्षिणी समुद्र तटीय पतली पट्टी। क्या आता है? दक्षिणी समुद्र तटीय पतली पट्टी। तो ये आपके आ जाते हैं जावा प्राकृतिक विभाग के 5 मुख्य भाग। जो 5 आपके जावा प्राकृतिक विभाग मिलते हैं वो मुख्य रूप से ये आते हैं पे। उसके बाद में फिर आपका आता है थाईलैंड की मिट्टी। पढ़ेंगे आप लोग थाईलैंड की मिट्टी के बारे में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आज के इस मॉडल पेपर में। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तो बिल्कुल मिलता रहे। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। इसमें आपका आता है थाईलैंड की मिट्टी के बारे में। थाईलैंड के मध्यवर्ती में आपको जलोढ़ मैदान में कांप प्रधान दोमट मिट्टी मिलती है, यानी कि थाईलैंड की जो मध्यवर्ती एरिया होती है उसमें आपको जलोढ़ मैदान है और उसमें आपको कांप प्रधान की दोमट मिट्टी मिलती है। जबकि केरात पठार पर पतली बलुई अनुर्वर मिट्टी की प्रधानता है। उत्तरी पठार क्षेत्र की सकरी घाटियों में हल्की दोमट मिट्टी मिलती है जो क्या है, उपजाऊ है। इन उपजाऊ मिट्टियों में धान, मक्का, कसावा, सूखी सेब, सोरघम, सोयाबीन, बरसीम, गन्ना, केनाफ मेस्टा, तंबाकू, कपास एवं मूंगफली की कृषि की जाती है। तो ये थाईलैंड की कृषि के बारे में बताया गया है आपको कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार होती है, यानी कि आपको किस प्रकार की मिलती है। अनुर्वर भी मिट्टी मिलती है जो पतली बलुई की होती है। दूसरा आपका काप प्रधान यानी कि दोमट मिट्टी होती है जलोढ़ मैदान में। तो इस तरीके से आपके वहाँ की मिट्टियाँ मिलेंगी। फिर तो आपका खंडवा है। खंडवा में आपको केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 2 शब्दों में करना है। पहला प्रश्न आपका आता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आज के इस वीडियो में अच्छे से पढ़िए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। इसमें आपका आएगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से थाईलैंड को छोड़कर इस प्रदेश के सभी देश पश्चिमी देशों के उपनिवेश में रहे हैं तथा विगत 50 वर्षों में इन्हीं प्रदेश विदेशी शासन से मुक्ति मिली है। यह प्रदेश कई विदेशी जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच या डच
शक्तियों का संघर्ष स्थल रहा है। म्यांमार, मलेशिया हो गया, सिंगापुर तथा ब्रुनेई, ब्रिटिश, हिंदोनेशिया, डच और वियतनाम, लाओस तथा कंपूचिया फ्रेंच उपनिवेश में रहे हैं। इन शक्तियों के बीच थाईलैंड बफर स्टेट के रूप में स्वतंत्र रहा है। बफर स्टेट के रूप में ये क्या रहा? स्वतंत्र रहा है। उसके बाद में फिर आपका आता है कि वर्तमान राजनीतिक स्वरूप इसी औपनिवेशिक क्रिया का प्रतिफल है। डच आधिपत्य में रहने के कारण पूर्वी द्वीप समूह के बिखरे द्वीप हिंदोनेशिया में आबद्ध हुए और उसी प्रकार उत्तरी बोर्निया तथा सारावाक ब्रिटिश आधिपत्य में रहने के कारण मलेशिया के अंग बन गए। एक छोटा पिंज ब्रुनेई अब स्वतंत्र राज्य बन गया है। इस प्रदेश के कुछ देशों में आपसी दुराव भी इसी उपनिवेशवाद में जन्मा है। इन देशों में औपनिवेशिक शासन के हट जाने के बाद उत्पन्न यानी कि सख्त रिक्तता की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन द्वारा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास में हिंदोनेशिया जो विशेषतः वियतनाम में युद्ध में छिड़ गया और एक और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रबल राष्ट्रीय भावना एवं दूसरी ओर नए प्रकार के क्षेत्रीय समायोजन के प्रयास में अन्य लघु स्तरीय देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के बाद के मध्य विवाद एवं परस्पर अविश्वास की भावना का भी उदय हुआ। इसके अतिरिक्त इस प्रखंड में अनेक द्वीपीय देश है। इनमें फिजी, पपुआ न्यूगिनी और गुइनिया बिसाऊ विशेष उल्लेखनीय है। इन सभी द्वीपों में पश्चिमी राष्ट्रों का अधिकार रहा है। तो इस तरीके से आपका दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक स्थिति थी। उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न कि म्यांमार में औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना होगा म्यांमार में कि 1950 ईस्वी तक म्यांमार में दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की कुल तुलना में न्यूनतम औद्योगिकरण हुआ था। यहाँ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 12% उद्योग से प्राप्त होता था और उद्योग प्रधानता कच्चे पदार्थों के परिष्करण से संबंधित है। कुल औद्योगिक श्रमिकों के 50% चावल मिलों में और 11% लकड़ी चीरने की मशीनों पर तथा 12% तेल मिलों में संलग्न है। कुछ कुटीर उद्योग वस्त्र, धातु तथा लकड़ी के सामान बनाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1948 के पश्चात रंगून क्षेत्र में कई भारी उद्योगों की नींव पड़ी, जिसमें इस्पात यानी इमाम जिसे कहते हैं, सीमेंट यानी कि थाइटोमियो, जूट थामैग, ईंट एवं खपरेल जिसे कहते हैं बीनोगोन, औषधि, सूत तथा चीनी जिसे रंगून के कारखानों में उल्लेखनीय है। म्यांमार में 3 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हुए हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से पहला तो आपका आता है रंगून क्षेत्र में। रंगून में विद्यमान लकड़ी चीरने के कारखानों का विस्तार एवं उत्पाद विविधता का प्रोत्साहन मिला है। एक बड़ा चावल कारखाना, सोयाबीन दूध कारखाना तथा मछली का डिब्बाबंद करने का कारखाना भी स्थापित हुआ। दूसरा, उद्योगों के केंद्रीकरण का दूसरा नगर मध्य घाटी में स्थित यानी कि म्योनयान है, जो कलेबा कोयला खान और बालूयांग जल विद्युत केंद्र के मध्य पेट्रोल क्षेत्र के निकट मांडले से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इरावदी के किनारे बसा है। यहाँ जस्ता पिघलाने तथा परिष्कृत करने तथा सल्फ्यूरिक अम्ल एवं उर्वरक उत्पादन के रासायनिक कारखाने हैं। म्योनयान तथा मांडले में वस्त्र उद्योग भी विकसित किया गया है। थाइटेमियो में सीमेंट कारखाने की क्षमता में वृद्धि की गई है तथा मांडले में चाय पैकिंग का कारखाना कार्यशील है। तीसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र आरकान योमा में स्थित पोन म्यून केंद्र है, जहां सेंगदीन विद्युत केंद्र से प्राप्त ऊर्जा के आधार पर बांस की लुगदी तथा कागज, कास्टिक सोडा एवं क्लोराइड के कारखाने स्थापित किए गए हैं। उसके बाद फिर आपको बता दें हम यातायात के बारे में। यातायात के लिए इरावदी नदी सबसे बड़ी परिवहन साधन है, जो मुहाने से 1400 किलोमीटर दूर भागो तक परिवहनीय है। इरावदी डेल्टा में 3240 किलोमीटर परिवहनीय जल प्रणाली है और सालबिन और चंदाबिन में कुछ दूर तक परिवहनीय 2004 में 43 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग और 35,000 किलोमीटर लंबी मोटर लायक सड़कें थी। म्यांमार ने उद्योग, यातायात, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार, संदेश के साधन आदि का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। तो ये आपके आ जाते हैं
वियतनाम के म्यांमार के औद्योगिक विकास का वर्णन के बारे में। उसका फिर यानी वियतनाम के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है, चौथा प्रश्न है आपका। इसमें आपका आता है कि वियतनाम लगभग 1600 किलोमीटर उत्तर दक्षिण लंबा हाशिया की आकृति का देश है। हंसिया का आकृति का देश, जिसे इस तरीके से आपका ये देश माना जाता है, कुछ इस तरीके से आपका हंसिया के रूप में, इस तरीके से आपका होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम लगभग फलतः इसके 4 प्राकृतिक प्रदेश एवं उच्चावच स्वरूप में स्पष्ट हो जाते हैं। फर्स्ट आपका आता है इसमें उत्तरी यानी उत्तर में सोंगकाई रेड नदी जिसे कहते हैं, लाल नदी, डेल्टा एवं उसकी 3 ओर से घिरे हुए पर्वतीय पहाड़ी प्रदेश हैं। दूसरा दक्षिणी छोर पर स्थित मेकांग डेल्टा जो अपेक्षाकृत विस्तृत है। तीसरा आपका आता है इन दोनों के मध्य उत्तर से दक्षिण संकीर्ण अन्ना नाम समुद्र तटीय पट्टी है। चौथा आपका आता है उससे लगी हुई अन्नामाइट श्रेणियों का विस्तार। डेल्टा क्षेत्र अत्यंत समतल प्रदेश है और समुद्र तट से 1-2 मीटर ऊंचा है। अब सोंगकाई डेल्टा सोंग नदी के जलोढ़ से बना है जो अधिक लाल अवसाद प्रवाहित करने के कारण लाल नदी कहलाती है। यूनान पठार एवं दक्षिणी चीन के पठारी पहाड़ी सिलसिले से निकलकर रेड नदी उत्तर सीमा तक फैला है तथा चीन में वियतनाम से अलग यानी कि चीन से वियतनाम को अलग करती है। दूसरी पर्वतीय शाखा यानी कि रेड नदी बेसिन को मेकांग घाटी से अलग करती है। उसके बाद में फिर आपका आता है उनकी चोटियाँ उत्तर में लाओस सीमा पर लगभग 2000 मीटर ऊंची है, जबकि अंतर पर्वतीय पठार 1200 से 1500 मीटर ऊंचे हैं जो केंद्रीय भागों से अन्नाम समुद्र तट के समानांतर फैले और लाओस को स्पष्ट रूप से अन्नाम से अलग करते हैं। इन पर्वत श्रेणियों को सर्वत्र समान ऊंचाई नहीं है और ना ही उनमें क्रमबद्धता मिलती है। फलतः उनकी प्रशाखाओं के अंतर्वर्ती भागों में एक दूसरे से अलग अलग एकांकी क्षेत्र स्थित हैं। बीच बीच में ऊंचे भागों द्वारा भागों द्वारा एक दूसरे संपर्क संभव है। अन्नाम गेट ऐसा ऊंचा दर्रा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी अन्नाम एक दूसरे से जोड़ता है। ह्यू एवं दोमांग के मध्यकाल दे नुआजेस भी ऐसा ही लगभग 500 मीटर ऊंचा दर्रा है जो वस्तुतः मुख्य श्रेणियों के कारण यातायात अत्यंत कठिन है। अन्नाम एवं लाओस एक दूसरे से सर्वथा अलग हो जाते हैं। अन्नाम यानी कि उनमें अलाव दर्रा द्वारा ह्यू तथा मेकांग पर स्थित सवन्ना खेत के मध्य यातायात होता है। तो इस तरीके से ये आपका वियतनाम के जो प्राकृतिक स्वरूप हैं वो मुख्य रूप से ये थे आपके। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की कि सिंगापुर के आयात एवं निर्यात पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है। सिंगापुर नगर द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है, यानी कि सिंगापुर जो नगर है वो द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ चीनी लोग की बहुलता है और अन्य प्रवासी लोगों में पाकिस्तानी, यूरोपीय आदि पर्याप्त जनसंख्या में बसे हैं। मलक्का जलडमरू मध्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक मार्ग के किनारे स्थित होने के कारण यह एक विशाल पत्तन बन गया है। यह पश्चिमी मलेशिया के आयात निर्यात का केंद्र था। साथ ही रबर और टिन का यह विश्व प्रसिद्ध व्यापार केंद्र है। अब ये आयात और निर्यात में कुछ ह्रास हुआ है। सिंगापुर के निर्यात में पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद जैसे 29%, अन्य खनिज एवं चिकनाई मशीनों एवं यातायात के सामान 32% तथा पक्के माल, वैद्युतिक सामान, रबर, वस्त्र एवं पोशाक, लकड़ी, कहवा, चाय आदि प्रमुख हैं। हाल के वर्षों में यहाँ की जो औद्योगिक संरचना है उसमें भारी परिवर्तन आया है। इसके अर्थतंत्र का
जो आधार व्यापार है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय $24,740 है, जो ब्रिटेन से अधिक है। यहाँ की प्रमुख फसलों में रबर, फल, सब्जियाँ, तंबाकू और नारियल की प्रधानता है, यानी कि मुख्य रूपता है यहाँ की। निर्यात की वस्तुएं प्रधानता जो मलाया, दक्षिणी वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, मलेशिया एवं थाईलैंड को भेजी जाती है। आयात में विविध मशीनें एवं उपकरण तथा यातायात के सामान जो 30% पेट्रोलियम तथा उसके 28% मशीनें तथा विभिन्न पक्के माल, रसायन, लौह इस्पात, वस्त्र, रबर, पेय पदार्थ, तंबाकू, खाद्यान्न एवं अन्य भोज्य पदार्थ प्रमुख हैं। मलेशिया, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जर्मनी आदि देशों में व्यापार संबंधित सिंगापुर के निर्यात संरक्षा दक्षिणी पूर्वी एशिया से बहुत भिन्न नहीं है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह विभिन्न देशों के माध्यमिक व्यापार केंद्र हैं। यहाँ पत्तन की अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हैं, जिसमें पोताश्रय पर पोतों को रोकने के लिए कोई कोई कर नहीं चुकाना पड़ता था। साथ ही राजनीतिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक संगठन तथा स्थिर मुद्रा के कारण यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा क्या है व्यस्त पतन हो गया था। और 2005 से लेके 2018 तक में सिंगापुर में $8,840 करोड़ का निर्यात हुआ और $9,523 करोड़ का आयात हुआ था, और राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण अंश पोताश्रय सेवा में प्राप्त हुआ है। तो ये आपका सिंगापुर की यानी कि आयात निर्यात के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 6वां प्रश्न, जो सेक्शन बी का लास्ट प्रश्न है। मलेशिया के मलेशिया के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आपके इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और अच्छे से आप लोग समझिएगा। अब आपका आता है मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्णन कीजिए। आंसर में लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, मलेशिया प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है। यहाँ उत्पन्न होने वाला रबर, नारियल, टिन यहाँ के आर्थिक जीवन के आधार हैं। यानी कि बात करें तो ये आर्थिक रूप से मुख्य रूप का यहाँ का जीवन है। इन तीनों में पर्याप्त राशि ने यहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा बना रखा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में केवल मलेशिया ही एक ऐसा देश है जहाँ आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, अर्थात यहाँ व्यापार संतुलन अनुकूल रहता है। आयात निर्यात की विवेचना निम्नलिखित है। निर्यात की बात करें तो हम यहाँ से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं जैसे रबर, टिन, नारियल की गिरी तथा नारियल के तेल, बॉक्साइट, सोना, ताड़ का सामान, लकड़ी आदि। मलाया टिन, रबर तथा निर्यात तथा नारियल की वस्तुओं का सरावाक, रबर, तंबाकू तथा मछलियों का निर्यात अधिक करता है। निर्यात व्यापार मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान, इंडोनेशिया इत्यादि के साथ अधिक होता है। सन 1993 में मलेशिया से 10,473 मलेशियन डॉलर की कीमत की वस्तुओं का निर्यात हुआ था। फिर आता है आयात। आइडिया डालेंगे आप लोग आयात के बारे में। आयात क्या करता है, ये निर्यात की अपेक्षा आयात कम कीमत का होता है। यानी कि मुख्य आयात की जाने वाली वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, कोयला, सूती एवं रेशमी वस्त्र, मशीनें, मोटर, घड़ियां, रेल के इंजन, जलयान, रासायनिक पदार्थ, दवाइयाँ, कागज़ इत्यादि। आयात व्यापार मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन से होता है। अन्य राष्ट्रों से संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत तथा फ्रांस, ये यहाँ से आपको मिलते हैं। 1993 के ग्राफ के अनुसार 10,158 करोड़ मलेशियन डॉलर कीमत की वस्तुओं का आयात किया जाता है यहाँ पे। तो इसका मुख्यतः यही होता है आयात और निर्यात का वर्णन। तो इस तरीके से आपका आज के वीडियो में ये रहा। उसके बाद भी आपका सेक्शन सी से बात करें। सेक्शन सी का आपका प्रश्न है, सेक्शन यानी खंड सा में केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न आपका आता है फिलीपींस की जनसंख्या, संस्कृति एवं धरातलीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है इंडोनेशिया के एक ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। और 10वां प्रश्न है सिंगापुर का सामान्य परिस्थिति तथा उद्योग धंधों पर प्रकाश डालिए। तो ये सेक्शन सी का प्रश्न है दोस्तों, ये लॉन्ग प्रश्न है। तो ये चारों प्रश्न आपको मैं दो दो प्रश्न करके एक वीडियो अलग बना दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। और मैं अगली वीडियो में कुछ नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होऊंगा। और इसी के साथ हमें आप लोगों के साथ बहुत ही आशा था कि आप लोग ज़रूर देखेंगे वीडियो को और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।